अच्छा जी, लैंड एंड लैंड इम्प्रूवमेंट। लैंड तो डेप्रिसिएट नहीं होती, लैंड इम्प्रूवमेंट डेप्रिसिएट होती है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि कोई पार्किंग लॉट हो गई, कोई साइड वॉक हो गई, कोई लैंडस्केपिंग हो गई, कोई इरिगेशन सिस्टम आपने लैंड में लगा दिया, इनकी तो कोई लाइफ होती है ना छोटी सी, तो इसको लैंड के अंदर शामिल नहीं करते, इसको अलग एसेट के तौर पे आप करते हैं। एक और आपको यहीं पर छोटी सी वो लाइफ के हवाले से बात आ गई मुझे। आप बिल्डिंग खरीदते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगी हुई है। अब कहने को तो बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए की, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लिफ्ट्स लगी हुई हैं। अब क्या उस 10 करोड़ रुपए को इकट्ठी उसकी यूजफुल लाइफ, फर्ज कर लो बिल्डिंग की जो है 50 साल यूजफुल लाइफ है, 2% डेप्रिसिएशन बनती है, क्या लिफ्ट की भी 50 साल यूजफुल लाइफ होगी? तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बना देंगे। बिल्डिंग 9 करोड़ रुपए की 2% पे डेप्रिसिएट होगी, और वो जो लिफ्ट है 1 करोड़ रुपए की, वो फर्ज कर लें 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, 10 साल कह लेते हैं यूजफुल लाइफ है, उसको 10% पे डेप्रिसिएट करेंगे। बात को फॉलो किया? तो हम कंपोनेंट अकाउंटिंग, इसी तरह से अपने लैंड और लैंड इंप्रूवमेंट को भी अलग अलग कर दिया। देखने में तो लैंड ही है, सड़क भी लैंड ही है, लेकिन सड़क तो टूट जाएगी 5 साल के बाद सपोजली, तो इसलिए उस सड़क को 5 सालों पे डेप्रिसिएट करेंगे। बात को फॉलो करिए ना। उसके बाद बचपन में आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था। देखो बेटे जान, हम अकाउंटेंट जब भी किसी लफ्ज के साथ कैपिटल जोड़ते हैं तो उसका मतलब उसका ताल्लुक बैलेंस शीट से जुड़ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से जुड़ जाता है, और जब भी हम रेवेन्यू जोड़ते हैं तो इसका मतलब उसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फ्लो से जुड़ जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसका ये है, रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू में से माइनस होता है, स्टेटमेंट ऑफ फ्लोस में आता है, इसलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने एम्प्लॉइज को सैलरी दी, इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए मैंने बिजली का बिल दिया, इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए रिपेयर मेंटेनेंस करवाना पड़ी, इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेजेस मेरी कंजम्पशन हुई, तो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने जो मशीन खरीदी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि वो मशीन मेरे कैपिटल के अगेंस्ट एसेट नजर आ रही है। इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, वो इक्विटी और लायबिलिटी मिलकर क्या बनते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बनते हैं, कि हमने जितना सरमाया लगाया। देखो एक बात पे गौर से सुनना, जुबानी बोल रहा हूँ फिलहाल, आगे रेशियोज वगैरह में भी हम पढ़ेंगे इसको भी, ये गौर से सुननी है बात। इक्वेशन आपके ध्यान में एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, जो ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटी है वो क्या है? वो लोगों से पैसा लिया हुआ है। कौन किन लोगों से पैसा लिया हुआ है? देखो एंटिटी एक अलग तशख्खुस है, एंटिटी ने लोगों से पैसा लिया हुआ है। किन लोगों से पैसा लिया हुआ है? ऑनर से और लेंडर से, और पैसा लेके क्या बनाया हुआ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस कैपिटल, ये कैपिटल हो गया जो लोगों से पैसा, कैपिटल, कैपिटल में क्या है? ऑनर्स कैपिटल एंड लेंडर्स कैपिटल। ये थोड़ा सा पढ़े होकर बात सुन रहे हैं? कैपिटल का मतलब इक्विटी कैपिटल नहीं है सिर्फ, बोरोड कैपिटल भी तो कैपिटल ही है ना, सरमाया ही है ना, लेकिन वो बोरोड कैपिटल है जो लेंडर्स ने पैसे दिए हमें, ठीक है। और वो ओनर्स कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल है, तो ओन्ड इक्विटी एंड बोरोड इक्विटी भी कहते हैं, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल भी कहते हैं। तो ये दोनों कैपिटल ने मिलके क्या बनाया? एसेट। तो इस एसेट का क्लेम किसका है? ओनर्स का और लैंडर्स का। ओनर्स का और लैंडर्स का क्लेम किस पर है? एसेट्स पे। तो एसेट्स को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो IAS 1 की जुबान में मैं अब एक बात करने जा रहा हूं, रिसोर्सेज आर इक्वल टू क्लेम्स। क्लेम्स में क्या शामिल है? ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल जो हमने बोरो किया हुआ है।
इसको हम इक्विटी कहते हैं, हम इसको इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं, और इसको हम डेट भी कहते हैं, डेट कैपिटल। बात समझ आती है? ओन कैपिटल एंड डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल, बोरोड कैपिटल, व्हाटएवर, वो कोई भी नाम हो। और रिसोर्सेज किसको कहते हैं? एसेट्स को। तो बेटे जान, एसेट्स पे किसका क्लेम है? ओनर्स का और लैंडर्स का, ठीक है। लिहाजा जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं कैपिटल में से हमने किया है ना, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, समझ आ गई? इसको आप कहते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके। क्योंकि कैपिटल में से आपने इसको किया है ना, और जो आपके रेवेन्यू में से माइनस होते हैं एक्सपेंसेस, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उनका हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटे लॉजिकल बात है, समझ आ गई? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एंटिटी का मेन बिजनेस है मशीनें खरीद के बेचना। अब उसने जब मशीन खरीदी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? एक एंटिटी है, वो बुलडोजर्स बेचती है, बड़ी हैवी मशीन, तो भाई वो बुलडोजर उसकी इन्वेंटरी है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो बुलडोजर बेच रही है रेवेन्यू कमाने के लिए। अब वो बुलडोजर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं कहेगी, ठीक है। लें जी, ये बुनियादी बातें थी 16 की। एसेट जब हम एक्वायर करते हैं या उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है बेटे। एक्वायर का मतलब क्या? हासिल करना ना। देखो ना, आपने एसेट को या कंस्ट्रक्ट करना है तो आपके पास एसेट आना है, या परचेज करना है तो आपके पास एसेट आना है, या आपने उसको अदला बदला करना है, अदले का बदला करना है, एक एसेट देके दूसरा लेना है तो आपके पास एसेट आना है। तो तीन ही तरीके हैं एसेट एक्वायर करने के। जहाँ तक तो ताल्लुक है कंस्ट्रक्शन, मैंने भी आपको बता दी कि जितनी भी कॉस्ट आएगी एसेट को डेबिट करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है परचेज, जितने का खरीदा है उसमें उसकी इंसिडेंटल कॉस्ट शामिल कर देंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे, रखेंगे सर। एक्सचेंज ऑफ एसेट के बारे में स्पेशल बातें हैं, करना शुरू करें। आप लोगों ने कोर्स तैयार करना, कल टेस्ट लेना, ठीक है। और इसका टेस्ट आपने देना वेडनेसडे को, मंडे और ट्यूसडे हमारे पास अभी है। मैं ये शीट जरूर भेज दूंगा, अगर अप्रूवल तैयार हो जाएगा तो फिर इसको पढ़ लेना। एक्सचेंज ऑफ एसेट लेक्चर मैं खुद से दूंगा, इसका लेक्चर डी हुआ है, सिर्फ रीडिंग के लिए दूंगा आपको ओवर द वीकेंड, ठीक है। कम अज कम 8 घंटे का होमवर्क इस वक्त आपको दिया जा चुका है। अब इस 8 घंटे को एलोकेट आप कर लें। आज जुमे का दिन, कल हफ्ते का दिन और परसों इतवार का दिन। 8 घंटे का, अगर 8 घंटे आप एक्रूवल्स और डेप्रिसिएशन को पढ़ लेंगे ना तो पढ़ाई छोड़ देना, फिर जब तक 8 घंटे पूरे ना हो पढ़ते रहना, ठीक है। आपको एक्रूवल्स तैयार करने में कम अज कम 4 घंटे चाहिए, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन का जितना मैं काम देने लगा हूँ,
ये भी आपको 4 घंटे चाहिए, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन जितनी मैंने पढ़ाई है जब उसे पढ़ने बैठना है तो आपने किताब को खोल लेना है और आपने सारा पढ़ते जाना है कि यार डेप्रिसिएशन तो आती है यार, क्या डेबिट क्रेडिट ही है ना, सारा कुछ किया हो, उसके एमसीक्यूज भी कर दो। वेडनेसडे को डेप्रिसिएशन का टेस्ट है, वो ऑनलाइन नहीं होना, वो ठोक जाके होना है, उसका रिजल्ट आपके अब्बा जान को भेजना है मैंने जरूर। सही है? सैटरडे लेक्चर नहीं, सैटरडे पढ़ाई का दिन है, आगे पीछे नहीं हम पढ़ते, सिर्फ सैटरडे को पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आज के लिए इतना काफ़ी। ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अभी ओवरडोज नहीं कराऊंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप रिलैक्स होकर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं हम। ठीक बात? थैंक यू।